हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज 9th स्टैंडर्ड का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। अगर 8th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें हमने मैटर से रिलेटेड एक चैप्टर था जिसमें हमने मैटर को डिटेल में क्लासिफाई किया था। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। सब कुछ जिसको मास है और जो जगह ले लेता है उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। मैटर को दो बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट और बेस्ड ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब उसके घटक, किससे मैटर बना हुआ होता है उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन होता है और उसकी स्टेट कौन सी होती है। तो बेस्ड ऑन स्टेट तीन तरह के मैटर होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। अब सॉलिड क्यों होता है? बिकॉज दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है, दैट इज कॉल्ड एज वैन डर वाल फोर्स और लंडन फोर्स। तो वो जो फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का वो स्ट्रांग होता है, इसलिए सॉलिड होता है। जैसे सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लिक्विड जैसे कि वाटर, ओके, गैस जैसे कि एयर। ओके, तो ये सारे मैटर है। बेस्ड ऑन स्टेट दे आर क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था। इसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड और तीसरा होता है मिक्सचर। तीसरा क्या होता है? मिक्सचर। तो एलिमेंट मतलब दो जो इंडिविजुअल होता है, जो किसी के साथ कंबाइन नहीं होता, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कंबाइन होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि यूनिवर्स में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। 119 वाट डिस्कवर हुआ लेकिन अभी तक सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुआ। तो टोटल 118 एलिमेंट। ओके, तो इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया और वो कैटेगरी है मेटल, नॉन मेटल, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम 8th स्टैंडर्ड में, एंड मेटेलॉइड। ठीक है, तो मेटल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। नॉन मेटल मतलब क्लोरीन हो गया। ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। और मेटेलॉइड मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जो कंडक्टर का भी काम करते हैं और इंसुलेटर का भी काम करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? टेम्परेचर अगर कम है तो ये इंसुलेटर का काम करेंगे और टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो ये कंडक्टर का काम करेंगे। मतलब इसमें दोनों एबिलिटीज होती है। तो ऐसे को बोला जाता है सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है? सेमीकंडक्टर। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करते हैं, मतलब कुछ बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, तो उससे बनता है कंपाउंड। उससे क्या बनता है? कंपाउंड। ठीक है ना। अब कंपाउंड के दो टाइप होते हैं, दैट आर होमोजीनियस एंड कंपाउंड के तीन टाइप होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक, उसके बाद इनऑर्गेनिक एंड कॉम्प्लेक्स। इनऑर्गेनिक एंड कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक मतलब जिसको बर्न करने के बाद, जलाने के बाद ब्लैक रेसिड्यू रहता है, ब्लैक रेसिड्यू बचता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, इसको जलाओगे तो ब्लैक रेसिड्यू बचेगा। और जिसको जलाने के बाद ब्लैक रेसिड्यू नहीं बचता, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स मतलब हेमोग्लोबिन टाइप, हीमोग्लोबिन, उसके बाद क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल, ये जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते। ठीक है, अब मिक्सचर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन, कोलाइड। ओके, ये सारे उसमें टाइप आ जाते हैं। ठीक है ना, तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ देखा था, दैट इज अंडर द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो समझ में आया? तो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर को इस तरह से हमने डिटेल में क्लासिफाई किया था। ओके, तो अब समझ लो इस चैप्टर की शुरुआत होगी। हमें क्या पढ़ना है? मेजरमेंट ऑफ मैटर को कैसे मेजर करें। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग योर केमिस्ट्री फाउंडेशन। यहां पर एक मोल कंसेप्ट सीखना है हमें इस चैप्टर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है 11th 12th के लिए। तो शुरुआत होती है मैटर के एटम से। ओके, तो सबसे पहले डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, उसको रिवाइज कर लेंगे। दैट इज मैटर एक छोटे से छोटे पार्टिकल, मैटर को ब्रेक करते जाओगे, एक तो सबसे छोटा एक पार्टिकल बचेगा, उसको क्या बोला जाता है? एटम। ऐसा कहना था डाल्टन का। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, उसको क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे।
कोई भी मैटर रहने दो, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसको ब्रेक करते जाओ, 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 फाइनली एक छोटा सा पार्टिकल बचेगा, उसको बोलेंगे हम एटम। क्या बोलेंगे? एटम। उसके बाद उसने क्या बोला था कि एटम क्या होता है? हार्ड होता है, सॉलिड होता है और स्पेरिकल शेप का होता है। दिस इज एटम, उसका कहना था ऐसा, डाल्टन का। ओके, और इट इज इनडिविजिबल, मतलब जब उसका कहना था, ये बहुत पुरानी बात है, अभी तो हम एटम के अंदर घुस गए, न्यूक्लियस के अंदर चले गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ गए, प्रोटॉन के अंदर तक घुस गए, क्वार्क तक घुस गए हम, ठीक है ना। लेकिन जब उनका कहना था कि एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन का जब कहना था, ठीक है। अब उसके बाद आया कि भाई कंपाउंड कैसे बनते हैं? कंपाउंड, तो एक चीज याद रखो, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। तो जब एलिमेंट प्लस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड। केमिकली रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो क्या मिला? वाटर। वाटर इज अ कंपाउंड, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आर एलिमेंट। बैलेंसिंग में नहीं घुस रहे अभी हम। उसके बाद सपोज आपने क्या किया, सोडियम एक एलिमेंट है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिला? सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हो गया? नमक। क्या हो गया? नमक। तो इस तरह से जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे, दो से ज्यादा कब होते हैं? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो क्या मिला? H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे या केमिकली रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? कंपाउंड। तो ऑल दीज आर कंपाउंड एंड दीज आर एलिमेंट। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है उसमें, तो तब क्या बनता है? कंपाउंड। क्या बनता है? कंपाउंड। ओके, तो आपको कुछ फॉर्मूले देने हैं। साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ओके, स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? इसको लाइम भी बोलते हैं, CaOH टेकन ट्वाइस। इसका केमिकल नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। उसके बाद लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कोई चीज कंबाइन हो रही है। किसको कंबाइन करना है? एलिमेंट को। क्यों कंबाइन करना है? कंपाउंड बनाने के लिए। देख लो, हमारे पास जो मैटर है, बेसिकली मैटर के तीन टाइप होते हैं। अब मैं जिसकी जरूरत होगी उतने लूंगा। मैटर दो तरीके में हो गए, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो मेरे पास 118 एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट को अलग अलग तरीके से कंबाइन करके मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता हूं। तो एलिमेंट को कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाने की प्रोसेस होती है, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? तो जब आप एलिमेंट को कंबाइन करके 118 एलिमेंट को अलग अलग तरीके से कंबाइन करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकते हो। जैसे पानी, H2O एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन को बर्न किया तो पानी मिला। H2SO4 एक कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एक कंपाउंड है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एक कंपाउंड है। ओके, नाइट्रिक एसिड HNO3 एक कंपाउंड है। लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH एक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड NaCl एक कंपाउंड है। पोटेशियम क्लोराइड KCl एक कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड कहां से बने? अलग अलग तरह के एलिमेंट एक दूसरों के साथ केमिकली रिएक्ट होके क्या बने? कंपाउंड बने, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होते हैं बेसिकली क्या चेंजेस? एलिमेंट को कंबाइन करके कंपाउंड बनाना। ये चेंजेस 5 लॉज फॉलो करते हैं। कितने? 5 लॉज फॉलो करते हैं। अब ये 5 लॉज डिटेल में आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन यहां पर आपको 2 लॉ पढ़ने हैं। उसमें का पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब इस लॉ का कहना इतना ही है। अब देख लो, ये सारी 1785 की बातें हैं। तो जो मॉडर्न लॉ होते हैं ये चीजें फॉलो नहीं करते, लेकिन इसका एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमारे सिलेबस में अभी तक ये इंक्लूडेड है। तो 1785 में फ्रेंच साइंटिस्ट लेविएजर या लेवाइजर, अलग अलग लोग अब अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इन्होंने एक सिंपल सी चीज ऑब्जर्व की थी। क्या किया था इन्होंने? एक एलिमेंट लिया था A और दूसरा एलिमेंट लिया था B, इन दोनों को कंबाइन किया और एक कंपाउंड बनाया AB। तो ये हो गया कंपाउंड और ये हो गए एलिमेंट्स। ये क्या हो गए? एलिमेंट्स। अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इनको रिएक्टेंट बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो अब इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट का मास मेजर किया, सपोज 2 किलोग्राम आया, और रिएक्टेंट का मास मेजर किया, तो क्या ऑब्जर्वेशन थे, रिएक्टेंट का मास भी क्या था, 2 किलोग्राम था। तो इनका क्या कहना था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। लेकिन एक चीज समझना, आज की चीज बता रहा हूं मैं आपको, आपको पता है मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, जैसे कि आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो कुछ रिएक्शन ऐसे हैं अभी हमारे पास, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें मास डिस्ट्रॉय होता है और मास से एनर्जी जनरेट होती है, वो अलग बात रही। लेकिन आप 1700 में ही रहो और समझो कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये इसको कैसे समझ में आया, इसलिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एंड व्हाट दैट एक्सपेरिमेंट इज, इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर में और कंप्लीट बंद कंटेनर, ये कंटेनर, इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें एक कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड का नाम था कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। अब इसमें दूसरी एक एक्सपेरिमेंटल ट्यूब रखी इन्होंने, अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंटल ट्यूब रखी। अभी इस एक्सपेरिमेंटल ट्यूब में क्या भरा हुआ था, सोडियम सल्फेट, क्या भरा हुआ था इसमें, सारा सोडियम सल्फेट। तो ये क्या है, Na2SO4, ये है सोडियम सल्फेट, क्या, सोडियम सल्फेट। याद रखना, जब भी SO4 होगा तो सल्फेट, और SO3 होगा तो सल्फाइट, ओके, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब अगली बार इसने क्या किया, अब इसका इन्होंने क्या किया, इसको एक तराजू पे रखा और इसका वेट किया, तो दैट वेट इज 300.28 ग्राम, 300.23 ग्राम, सॉरी 300.23 ग्राम। अब क्या किया इन्होंने, ये जो एक्सपेरिमेंटल ट्यूब थी इसमें का सोडियम सल्फेट इसके अंदर डाल दिया, तो अब क्या सिचुएशन हुई, देख लो, ये कंटेनर में सारा, अब एक्सपेरिमेंटल ट्यूब ऐसी एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, बिकॉज इसने इसको अंदर डुबा दिया। तो अब सारा जो सोडियम सल्फेट था इसके अंदर आ गया, और इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुई। एंड व्हाट दैट केमिकल रिएक्शन इज, हमारे पास रिएक्टेंट क्या क्या थे, Na2SO4 प्लस नाम क्या है इसका, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। तो रिएक्शन हुई, 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 NaCl, नमक बना 2 NaCl प्लस CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, इसका नाम क्या, कैल्शियम सल्फेट, लिख लेना यार, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये नमक है हमारा, इन दोनों का नाम तो यहां पर ही लिखाइए। तो अब ये जो है, ये कंटेनर है, इसमें ये बना, ठीक है, तो केमिकल चेंज हो गया। अब इसको उठाकर इन्होंने इस पे रखा मेजरमेंट के लिए, तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि इसका भी मास कितना आया, 300.23 ग्राम। मतलब जो रिएक्टेंट थे उनका मास भी क्या था, 300.23 ग्राम, लेकिन रिएक्टेंट क्या थे, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। दोनों को रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या मिले, नमक और कैल्शियम सल्फेट। तो इनका भी मास इतना ही आया, मतलब केमिकल चेंज तो हुआ, केमिकल रिएक्शन तो हुई, लेकिन मास क्रिएट नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अगर क्रिएट होता तो मास बढ़ जाता, डिस्ट्रॉय होता तो ये मास घट जाता। लेकिन 300.23 ग्राम था, इसका भी कितना आया, 300.23 ग्राम। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज कॉन्जर्व्ड, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब मास ऑफ मैटर रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। तो क्या बोल रहा है, 1785 में फ्रेंच साइंटिस्ट एंटीनो या एंटीनी, जो कुछ बोलना है बोल लो यार, अगर नाम गलत हो रहा हो तो आई एम रियली सॉरी, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, गलत नाम नहीं लेना चाहिए इनका, ओके। लेवाइजर, अपनी अंग्रेजी थोड़ी सी हाई फाई लेवल की है ना, लेवाइजर, इन्होंने ये लॉ डिस्कवर किया था, और इनका क्या कहना था, देयर इज नो राइज और ड्रॉप इन मास ऑफ द मैटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान मास घटता भी नहीं है और मास बढ़ता भी नहीं, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर इसको आप ऐसे भी स्टेट कर सकते हो, इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो ये पहला लॉ है। टोटल कितने लॉ फॉलो करेगा, वो 5, और 5 के 5 लॉ आपको 11th में पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ 2 लॉ पढ़ने हैं, इसमें का पहला होगा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये लॉ क्या बोलता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब जब कंपाउंड बनता है एलिमेंट से, तो सेकंड लॉ जो वो फॉलो करना चाहिए, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। सपोज आपने वाटर बनाया H2O, अब 3 अलग अलग सोर्स से बनाया आपने, टैप वाटर लिया, नल का पानी, उसके बाद सी वाटर, समंदर का पानी, और उसके बाद रेन वाटर,
ओके, मतलब ऊपर से जो जनरेट हुआ या बारिश का पानी। टैप वाटर का फॉर्मूला BH2O, सी वाटर का फॉर्मूला BH2। अब इसका टेंशन मत लेना कि सर इसमें साल्ट होंगे क्या होंगे, मैं सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूं। समंदर से जो पानी लिया उसका H2O, उसमें के साल्ट से हमें कोई लेना देना नहीं। रेन वाटर का भी फॉर्मूला H2O। अब हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1U, और ऑक्सीजन का होता है 8, सॉरी ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16। तो अब इसका अगर आप प्रोपोर्शन निकालोगे तो एक हाइड्रोजन का एक तो दो हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एज टू मास ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालोगे तो H2 है ना, एक का एक तो दो का कितना 2 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कितना 16, 2 1 2, 2 8 16, तो 1:8 प्रोपोर्शन रहेगा हाइड्रोजन एज टू ऑक्सीजन। इसमें निकालो उतना ही रहेगा 1:8, इसमें निकालो उतना ही रहेगा 1:8। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द विच इज द सोर्स ऑफ द कंपाउंड या विच इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, जो मास का जो प्रोपोर्शन है उसके अंदर वो कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेकिन जो पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज एंटिनो लेवाइजर। ओके, अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है इनको। इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नॉमिनिक्लेचर किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नाम इन्होंने रखा, और इन्होंने शो दैट कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। ये किसने शो किया, एंटिनो लेवाइजर ने। मतलब कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, ये इन्होंने शो किया फर्स्ट टाइम। इन्होंने डिस्कवर किया कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इन्होंने नाम रखा सल्फ्यूरिक एसिड का, कॉपर सल्फेट का, सल्फाइड का। SO3 मतलब क्या होता है सल्फाइड, और SO4 मतलब क्या होता है सल्फेट। SO4 मतलब क्या होता है सल्फेट, याद रखना हमेशा, SO4 मतलब क्या होता है सल्फेट। इन्होंने स्टडी किया एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मर्क्यूरी, जिंक, सल्फर, ये सारे एलिमेंट इन्होंने स्टडी किए, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्होंने स्टडी की। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दिया, और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास मेजर करने का कंसेप्ट लाया। तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एंटिनो लेवाइजर। ओके, अब दूसरे साइंटिस्ट आए, 1794 की बात है, फ्रेंच साइंटिस्ट JL प्राउस्ट। JL प्राउस्ट, इन्होंने क्या कहा कि द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। ओके, प्रोपोर्शन बाय मास, प्रोपोर्शन मतलब प्रमाण, प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब एलिमेंट को अगर कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। ये चीजें लिख ली आपने, मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है। तो जब एलिमेंट को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। तो किसी भी कंपाउंड को आपने बनाया, किसी भी मेथड से बनाओ, उसमें जो रेशियो रहेगा, प्रोपोर्शन रहेगा मास का, किसका, एलिमेंट का। देखो अलग अलग एलिमेंट को अगर आप कंबाइन करोगे, एलिमेंट को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा कंपाउंड, आपको मिलेगा कंपाउंड। अब कंपाउंड बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि पानी आप अलग अलग तरीकों से बना सकते हो। किसी भी तरीके से पानी बनाओ, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का प्रोपोर्शन होगा वो 1/8 ही आएगा। मतलब 9 ग्राम वाटर में, 9 ग्राम वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, ये फिक्स है। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लो, कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो O2 है ना, O2 मतलब 32, O2 मतलब 1 का 16 तो 2 का 32, तो 32 और 12 44 ग्राम। CO2 क्या होगा, अगर आपने 44 ग्राम लिया तो इसमें कार्बन कितना होगा, कार्बन इसमें डेफिनेटली 12 ग्राम होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा 32 ग्राम होगा। अब कौन से भी मेथड से बनाओ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब कार्बन डाइऑक्साइड के कंस्टिट्यूएंट कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इनका जो प्रोपोर्शन है मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ कार्बन कितना है 12, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32, 4 त्रिकम 12, 4 आठम 32, तो इनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा 3:8। किसी भी मेथड से बनाओ कोई लेना देना नहीं। पानी किसी भी मेथड से बनाओ, उनका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा 1:8। मतलब 9 ग्राम पानी में 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। तो किसी भी सैंपल किसी भी तरीके से बनाओ, किसी भी कंपाउंड को किसी भी तरीके से बनाओ, उनमें जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन है, जो प्रोपोर्शन है बाय मास इन द डिफरेंट सैंपल, इन द डिफरेंट सैंपल मतलब कंपाउंड एक ही लेकिन अलग अलग तरीकों से बनाया गया हो, तो वो इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको क्या,
अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ का क्या कहना है, किसी भी मेथड से आप एक कंपाउंड बनाओ, उसमें जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिनसे वो बना है उसका मास ऑफ प्रोपोर्शन कैसे रहेगा, सेम रहेगा। तो एक कंपाउंड हम सेलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉपर ऑक्साइड CuO। अब इसको दो अलग अलग मेथड से बनाएंगे, दो अलग अलग मेथड से बनाएंगे। व्हाट दैट टू मेथड्स आर, नंबर 1 इसको बनाएंगे कॉपर कार्बोनेट से, CuCO3 के डिकम्पोजिशन से, डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे CuCO3 का कॉपर कार्बोनेट। और दूसरा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 टेकन ट्वाइस, इसका ओके, इसका भी डिकम्पोजिशन करेंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग तरीकों से हमने क्या किया, कॉपर कार्बोनेट बना। आराम से समझो, हम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड पहले तो हमने क्या किया, कॉपर कार्बोनेट को डिकम्पोज किया, गर्म किया इसको, तो हमें मिला CuO, ये अलग मेथड से बना। और कॉपर नाइट्रेट को, नाइट्रेट NO2 होता तो नाइट्राइट, NO3 है ना नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट को हमने डिकम्पोज किया तो क्या मिला, CuO मिला। तो ये CuO अलग कंपाउंड से बना है, ये CuO अलग कंपाउंड से बना है। अब हमने क्या किया, इसका 8 ग्राम सैंपल लिया, कितना, 8 ग्राम सैंपल लिया, इसका भी 8 ग्राम सैंपल लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इंडिपेंडेंटली, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, इसको भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। तो अब 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, पहले तो ये मेथड से बना हुआ है, दूसरा ये मेथड से बना हुआ है, इसको हमने इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि 6.4 ग्राम कॉपर मिला, 6.4 ग्राम कॉपर मिला, प्लस 1.8 ग्राम H2O मिला। हाइड्रोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो 1.8 ग्राम H2O मिला। यहां पर भी वही ऑब्जर्वेशन आए, 6.4 ग्राम कॉपर मिला, समझो प्लीज, हाँ, प्लस 1.8 ग्राम क्या मिला, H2O मिला। क्या मिला, H2O मिला। तो टोटल हमने 8 ग्राम लिया था, तो उससे 6.4 ग्राम हमें कॉपर मिला, 1.8 ग्राम हमें H2O मिला। तो हमें चेक करना है कॉपर एज टू ऑक्सीजन का रेशियो, मतलब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ कॉपर एज मास ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन मास ऑफ कॉपर तो मिला, मास ऑफ कॉपर तो मिला, लेकिन मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिला ना, मास ऑफ H2O मिला। क्या मिला, मास ऑफ H2O मिला। तो अब देख लो H2O में क्या होता है, H2O में क्या होता है, देख लो, ऑक्सीजन का वजन 8, ओके, और हाइड्रोजन का वजन 2, तो 2s8, 2 1 1, सॉरी, ये ऑक्सीजन का वजन 16, हाइड्रोजन का वजन 2, बेकबे बेटी 16, तो इनका प्रोपोर्शन क्या होता है, 1s8, मतलब 9 ग्राम H2O में, 9 ग्राम H2O में, 9 ग्राम H2O में क्या होता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है। 9 ग्राम H2O में 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है, तो 1.8 ग्राम H2O में हमारे को कितना H2O मिला, 1.8 ग्राम H2O मिला, तो x ग्राम ऑक्सीजन होगा, x ग्राम ऑक्सीजन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, त्रैराशिक मेथड बोलते हैं इसको, 9 इंटू x इज इक्वल टू 8 इंटू 1.8, 9 1 9, 9 0 0, 9 2 18, 8 2 16, तो x इज इक्वल टू 1.6 ग्राम। ठीक है, तो ऑक्सीजन, तो ये जो 1.8 ग्राम आपको पानी मिला, इसमें क्या होगा, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन होगा, इसमें क्या होगा, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो अब चेक करेंगे मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले चेक करते हैं CuCO3 के सैंपल के लिए, CuCO3 के सैंपल के लिए। तो CuCO3 में जब हमने कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट किया, डिकम्पोज किया, और उस सैंपल में से 8 ग्राम सिलेक्शन करके उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को, तो ये मिला 6.4 ग्राम कॉपर। तो कॉपर का वजन कितना है, 6.4 ग्राम, डिवाइडेड बाय 1.8 ग्राम पानी मिला, हमने मेजर किया, तो उसमें का 1.6 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, 16 का 16, 16 चौक 64, 4:1। सेम चीज होगी ये कॉपर ऑक्साइड के लिए, जो प्रैक्टिकली कॉपर नाइट्रेट से बना, वही तो रीडिंग्स है ना, 6.4 ग्राम कॉपर, 1.8 ग्राम पानी, लेकिन उस पानी में कितना ऑक्सीजन है, 1.6 ग्राम। कैसे निकाला, 9 ग्राम में 8 ग्राम, तो 1.8 ग्राम में x ग्राम। अब थ्योरेटिकली चेक करेंगे, कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 63.5 ग्राम, या फिर U,
63 पॉइंट यू, उस यू देखेंगे आगे, टेंशन मत लेना। या फिर इसका एटॉमिक मास 63.5, चलो ओके। उसके बाद ऑक्सीजन का क्या होता है 16, क्या होता है 16, दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय, तो CuO में क्या होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा, Cu का कितना 63.5 एस टू 16। अभी ऑलमोस्ट 64 है, 16 1 16, 16 चौक 64, तो क्या आएगा 4 एस टू 1। मतलब जो प्रैक्टिकल क्वांटिटी है वो थियोरेटिकल से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। और यही चीज क्या प्रूव करती है, वेरीफाई करती है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कोई भी कंपाउंड किसी भी मेथड से बनाओ, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे कॉपर एंड ऑक्सीजन, उसका प्रोपोर्शन बाय मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पे हमने वेरीफाइड कर दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब एक सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 2 सैंपल्स यम एंड यन, 2 सैंपल से अलग अलग तरीकों के यम एंड यन, किसके स्लैक्ड लाइम के, किसके स्लैक्ड लाइम के ऑब्टेन किए हैं 2 अलग अलग मेथड से, 2 डिफरेंट मेथड्स, 2 अलग अलग मेथड से उसको ऑब्टेन किया है। द डिटेल अबाउट देयर कंपोजिशंस आर एज फॉलोज, तो उनके कंपोजिशन का डिटेल नीचे दिया गया है। सैंपल यम जो पहले मेथड से ऑब्टेन किया गया था, उसका 7 ग्राम सैंपल लेने पर उसमें 2 ग्राम ऑक्सीजन मिला, 5 ग्राम कैल्शियम मिला, ओके। और जो यन सैंपल लिया आपने, 1.4 ग्राम का यन सैंपल लिया, तो उसमें ऑक्सीजन का मास 0.4 ग्राम था और कैल्शियम का मास 1 ग्राम था। तो कौन सा लॉ प्रूव हो रहा है, तो सैंपल यम के लिए, फॉर सैंपल यम क्या, मास ऑफ ऑक्सीजन एज टू मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ कैल्शियम कितना है 5 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसल, प्रोपोर्शन बाय मास कितना है 2:5। सेम सैंपल यन के लिए चेक करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन टू द मास ऑफ कैल्शियम, ऑक्सीजन का मास है 0.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.0 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसल, ये पॉइंट इधर सरका तो इधर सरक जाएगा, ये 4:10, बे दोनी 4, बे पंचे 10, सेम प्रोपोर्शन आया, नोट करो। हाँ, तो आप मेथड यम से बनाओ या मेथड यम से बनाओ, किसको, स्लैक्ड लाइन को, तो यम वाले मेथड का 7 ग्राम अगर सैंपल लिया तो उसमें प्रोपोर्शन क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन टू मास ऑफ कैल्शियम 2:5। या फिर आप दूसरे मेथड से बनाओ जिसका नाम है यन मेथड, कोई मेथड जैसे जनरल है वो, यन मेथड से बनाओ तो उसमें भी प्रोपोर्शन कितना है 2:5। तो कौन सा लॉ वेरीफाई हुआ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। अब इसके आगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एटम, उसका साइज, उसका मास और उसकी वैलेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने देखा कि एटम की डिस्कवरी हो चुकी है। किसने डिस्कवर किया एटम, डाल्टन ने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हमने ओवरऑल उसका कंक्लूजन देखा। उसका क्या कहना था कि मैटर को अगर आप डिवाइड करते जाओगे तो छोटे छोटे आखिरी में जो बचेगा दैट इज एटम, एटम स्पेयर है, एटम इज इनडिविजिबल, एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे 1897 में जिनका नाम था जे थॉमसन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट, दैट एक्सपेरिमेंट वाज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। किस लिए हुआ था एक्सपेरिमेंट, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन कैथोड रे, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन कैथोड रे। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक्सीडेंटली इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। क्या डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। अभी क्या है इलेक्ट्रॉन, कैसे होता है, तो एंटायर मास जो होता है एटम का वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है एटम के, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। और निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट। मतलब क्या हुआ सर, देख लो अब, आराम से समझो, पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो इमेजिन कर लो ये एटम है, एटम है स्फीयर, डाल्टन ने बताया वाला। तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है इसका, ओके, दैट इज वो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट, ओके, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में, ऑलरेडी हो चुका है, उसकी बात नहीं करेंगे हम ज्यादा। तो डायरेक्ट मैं उसके कंक्लूजन बताऊंगा आपको 8th स्टैंडर्ड में। आपको चाहिए तो यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट है इनसाइड द एटम, देख लेना। अगर डिटेल ही आपको ही पढ़ रहा है तो डिटेल ही चाहिए, नहीं सर मुझे डिटेल चाहिए, नॉलेज चाहिए मुझे, तो 8th स्टैंडर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनसाइड एन एटम वाले लेक्चर देख लेना। तो इसके सेंटर में एक डेंस पूरा भरे वाला, ऐसा पूरा भरे वाला, एकदम डेंस सॉलिड, एकदम सॉलिड ऐसे, ओके, एकदम सॉलिड ऐसे पूरा सॉलिडिफाइड ऐसा भरे वाला एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस।
इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ऐसे भी इसका काम खत्म होगा, इसको मैं रब कर देता हूं ताकि हमें अच्छे से अरेंज करते आए चीजें। ओके, तो सेंटर में एक डेंस पोर्शन होता है, एकदम कड़क, मार्बल जैसा। मार्बल कभी देखा आपने? गोटी एकदम भरी, एकदम सॉलिड होती है, वेटेड होती है, अच्छा खासा मास होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये जो एम्प्टी स्पेस है इसके सराउंडिंग में, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अच्छे से सुनना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे होता है जीरो चार्ज, न्यूट्रॉन पे होता है जीरो चार्ज। ठीक है, तो अब एटम को ब्रेक कर दिया गया, एटम को ब्रेक कर दिया गया, ठीक है ना। ये एटम, अभी तक डाल्टन क्या बोल रहे थे कि एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एटम को ब्रेक कर दिया। ओके, तो देख लो, एक चीज याद रखो, एक कंसेप्ट होता है एलिमेंट्री पार्टिकल का। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसे पार्टिकल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। तो एटम को ब्रेक करके क्या बनाया गया? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। समझना प्लीज, जे थॉमसन। अब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया चार्डविक ने, चार्डविक। ओके, और प्रोटॉन का डिस्कवरी किया गोल्डेस्टाइन ने। किसने? गोल्डेस्टाइन ने। ओके, अब आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में ऐसे गोल गोल घूमता है, तो ये कहां पर होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। समझ रहा? ENR मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में ऐसे घूमते रहता है। प्रोटॉन कहां पर होता है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। और सॉरी, न्यूट्रॉन कहां पे होता है? न्यूक्लियस में। और प्रोटॉन भी कहां पे होता है? न्यूक्लियस में। इन दोनों को कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। जैसे हम इंडियन हैं, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, ये न्यूक्लियस में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। हम इंडियंस है, ये न्यूक्लियॉन्स। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। ओके, अब उसके बाद ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एलिमेंटरी पार्टिकल है, एलिमेंटरी पार्टिकल है मतलब इसको ब्रेक नहीं कर सकते, कांट ब्रेक फर्दर। इसको आगे फोड़ा नहीं जाता, फ्यूचर में फोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक तो फोड़ा नहीं जाता। लेकिन ये एलिमेंट्री नहीं है, ये भी एलिमेंट्री नहीं है। तो एलिमेंट्री नहीं, तो इसका मतलब सर प्रोटॉन को हम ब्रेक कर सकते हैं? डेफिनेटली ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करोगे सर बताओ? तो इमेजिन करो ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को अगर ब्रेक करोगे तो इसमें निकलेंगे कॉर्क। क्या निकलेंगे? कॉर्क। ओके, प्रोटॉन को ब्रेक करके आपको मिलेंगे कॉर्क। क्या मिलेंगे? कॉर्क। तो हर प्रोटॉन में तीन कॉर्क होते हैं, तीन कॉर्क होते हैं। तीन में के दो अप कॉर्क होते हैं और एक डाउन कॉर्क होता है। दो अप कॉर्क QUARK और एक डाउन कॉर्क QUARK। तो डाउन कॉर्क पे जो चार्ज होता है, डाउन कॉर्क पे जो चार्ज होता है -E/3। कितना होता है? -E/3। और अप कॉर्क पे क्या होता है? +2/3E। और इस पे क्या होगा? +2/3E। अब तीनों का एडिशन करेंगे, +2/3E +2/3E -1/3E, सब में से E कॉमन, तो क्या होगा? 3 3 3 बेस कॉमन है, 2 और 2 4 -1 मतलब 3 इंटू E, 3 3 कैंसिल, चार्ज कितना आया? E। तो इस E को बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंटरी चार्ज, एलिमेंटरी चार्ज। दिस इज बेसिक चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। और ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। चार्ज कूलोम में मेजर करते हैं। ओके, अब कौन से एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ? बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, समझना चीजों को। एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये चार्ज डिस्कवर किया गया, मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन सर? न्यूट्रॉन किधर का? न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन को देखोगे आप तो न्यूट्रॉन में दो डाउन कॉर्क होते हैं और एक अप कॉर्क होता है। तो अप कॉर्क का चार्ज कितना है? +2/3E। और डाउन कॉर्क कितना है? -1/3E, -1/3E। ओके, तो E कॉमन, 3 3 3, तो ये 2 -1 -1 -2 2 -2 कैंसिल, आंसर कितना है? 0। तो इस तरह से न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 0। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। ठीक है, अब और ही डिटेल चाहिए तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन कंपेयर ही करना है
तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन बहुत कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज होता है, तो अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। तो जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है, और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट एटम, ये सारी एटम का खेल है। ओके, पॉज करके अच्छे से देख लो, अच्छे से लिख लो, नहीं समझा तो पीछे जाओ, फिर से देखो, फिर से समझो। थोड़ा सा एटम के बारे में जान लेते हैं। एटम क्या होता है देख लो। एटम मतलब क्या, किसी भी मैटर को आप ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, तो फाइनली सबसे छोटा जो पार्टिकल बचेगा उसको बोलेंगे एटम। तो एटम इज, देख लो, एटम इज वेरी 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 टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर। तो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, एटम। तो एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कितने? 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, नेमली प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में डिटेल अभी मैंने बताया आपको, आपने लिख लिया होगा अच्छे से। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस में होता है। कहां पर होता है? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। और कैसे न्यूट्रल, वो भी मैंने आपको कॉर्क के जरिए प्रूव करके बताया। और ये भी न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और ये अलग अलग पाथ पे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमता है। तो ये होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में। न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी रीजन होता है एटम का, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये कलेक्टिवली न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले। The proton and neutrons collectively present in nucleus of an atom, hence it is called as nucleons। क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? गोल्डेस्टाइन ने। बताया मैंने, फिर भी रिवाइज कर रहा हूं, कोई बात नहीं, गोल्डेस्टाइन। न्यूट्रॉन को चार्डविक ने डिस्कवर किया, चार्डविक। और इलेक्ट्रॉन को सर जे थॉमसन, जे थॉमसन ने। ठीक है, तो अब देख लो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, पता है, ये मास चार्ज पता है, बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब किसी भी एटम का या किसी भी एटम का साइज कितना होता है, ये कौन डिटरमाइन करता है? उस एटम की रेडियस। बिकॉज हमने ऑलरेडी बताया है कि एटम स्फीयर होता है, एटम स्फीयर होता है। अब स्फीयर को क्या होती है? रेडियस। स्फीयर का साइज डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं हम? रेडियस ड्रॉ करते हैं। जैसे टेनिस बॉल, उसकी रेडियस कम होती है। फुटबॉल, टेनिस बहुत ज्यादा होगी। मार्बल, बहुत कम रेडियस होगी। तो साइज एटम का कौन डिटरमाइन करता है? एटॉमिक रेडियस। उस एटम की रेडियस, एटम स्फेरिकल होता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस, वैलेंस शेल का या वैलेंस ऑर्बिट का डिस्टेंस। अब ये ऑर्बिट और शेल क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन कहां पर है? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में गोल पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा है। एंड द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। तो अब आखिरी ऑर्बिट जो होगी, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल। तो सेंटर मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो किसी भी एटम का जो साइज होता है, साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय एटॉमिक रेडियस। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस? द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज, किसी भी आइसोलेटेड एटम की एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम का डिस्टेंस एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल, सबसे आखिरी वाली शेल, और न्यूक्लियस, सबसे आखिरी वाली शेल और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। इसको हम नॉर्मली नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। किसमें? नैनोमीटर में। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब इसका और नॉलेज चाहिए तो कई बार इसको एंगस्ट्रॉन में भी मेजर किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। बहुत ही छोटा होगा तो पिकोमीटर में एक्सप्रेस किया जाएगा, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। इससे भी छोटा होगा तो फेम्टोमीटर में एक्सप्रेस किया जाएगा, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू -15 मीटर। हाइड्रोजन एटम की रेडियस होती है 10⁻10 मीटर। वाटर मॉलिक्यूल की रेडियस होती है 10⁻9 मीटर। हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो ब्लड में होता है ना, हेमोग्लोबिन, उसकी रेडियस होती है 10⁻8 मीटर। समझ में आया? तो देख लो, ये होगा एटम, ये होगा उसका न्यूक्लियस। तो जो एटम होगा, एटम की रेडियस होती है 10⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस होता है ना, वो भी स्फेरिकल होता है, इसकी रेडियस होती है 10⁻15 मीटर। अब किसी भी एटम का सारा मास कहां पर बैठा हुआ होता है? न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है। किसके अंदर बैठा होता है? न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है। ठीक है, अब देख लो,
ये सारी चीजें अच्छे से नोट करो। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटम की इमेज ले सकते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ले सकते हैं। नेक्ड आइज से तो नहीं दिखेगा वो। तो जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, देखो पहले तो समझो एटम्स आर वेरी वेरी टाइनी, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, नेक्ड आइज से नहीं दिखेगा। ओके, तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको आएगी 11-12 में। उसके बाद फील्ड आयन माइक्रोस्कोप है, उसके बाद स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप मतलब क्या, जो जूमिंग एबिलिटी रखता है, छोटे को बड़ा करके बताता है। गिव्स इनलार्ज इमेज ऑफ माइक्रोस्कोप, तो ये माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये क्या करता है, इनलार्ज इमेज देता है किसकी, एटम की, किसकी, एटम की, ठीक है। तो इमेज ऑफ एटम बाय यूजिंग फील्ड इफेक्ट माइक्रोस्कोप, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप यहां पर दिखाई दे रही है आपको। दिस इज द डायग्राम ऑफ इमेज टेकन बाय फील्ड आयन माइक्रोस्कोप। फील्ड आयन माइक्रोस्कोप ने ये जो डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ अलग से, ये सेल्फी है किसकी सेल्फी है किसकी, एटम की। ओके, तो इस तरह से कुछ होता है वो। अब ये क्या है, कैसा है, हायर लैंग्वेज, हायर स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो समझ लो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट ने एटम की इमेज ली है, सेल्फी ली है, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप। तो ये अदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है मॉडर्न, जिससे हम उसकी इमेज ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लो उसको, अच्छी है सेल्फी, चलो ठीक है। अब इसके बाद देखना, तो जो एटम का साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स किस पे डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, देख लो। सबसे पहले शुरू करेंगे हाइड्रोजन से, उसके बाद जाएंगे कार्बन पे, उसके बाद जाएंगे सोडियम पे, उसके बाद जाएंगे पोटेशियम पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। इसमें सिर्फ के शेल होती है, जो पहली शेल होती है उसको क्या बोलते हैं, के शेल। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, पहले वाली शेल के, दूसरी वाली शेल यल। सोडियम का 11 मतलब 2,8,1, तो के शेल, यल शेल, यम शेल। पोटेशियम का 19, 2,8,8,1, तो ये के, ये यल, ये यम, ये यन, इसमें 4 शेल होते हैं। तो अब इसका एटम अगर ड्रॉ करोगे आप, तो ये न्यूक्लियस, एक ही शेल, एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन का ड्रॉ करोगे, न्यूक्लियस, एक शेल, दूसरी शेल, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 भरो, दूसरे में 4 भरो। सोडियम में चले जाओ, न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। पोटेशियम में चले जाओ, न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट। तो जितने ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे उतना उसका साइज बढ़ते जाएगा, उसका उतना साइज बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा, हो गया ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेंगे उसका साइज बढ़ते जाएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा लॉजिक है। सपोज किसी ने कहा आपको सोडियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज कंपेयर करने को, सोडियम और मैग्नीशियम, और एक एक बढ़ा लेते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, इसका 2,8,2, इसका 2,8,3। अब आप क्या बोलोगे, सर ये के ऑर्बिट, यल ऑर्बिट, यम ऑर्बिट, के ऑर्बिट, यल ऑर्बिट, यम ऑर्बिट, के ऑर्बिट, यल ऑर्बिट, यम ऑर्बिट। सर तीनों में ही यम यम ऑर्बिट है, तो तीनों का साइज सेम आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। क्या होता है फिर, एल्यूमिनियम का साइज कम होता है। क्यों कम होता है सर, देख लो। अगर मैं सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो सोडियम का न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। पहले सोडियम, ओके, इसी डायग्राम में समझाऊंगा। सोडियम, तो सोडियम की ये के शेल, यल शेल, ये यम शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यल शेल में 8, यम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके। ओके, अब सेम साइज, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, यम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, किसके, मैग्नीशियम के। और अगर यही एल्यूमिनियम है, 1 2 3, साइज सेम लिख लो, यही अगर एल्यूमिनियम है तो इसके यम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये वैलेंस शेल, सेंटर और वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस है, इसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो इसकी एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक मेजर करो, इसकी एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक मेजर करो, इसकी एटॉमिक रेडियस यहां से यहां तक मेजर करो। लेकिन फैक्ट ये है कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, ऐसे इमेजिन करो। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे कि इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 10 का तो कोई टेंशन नहीं है, 2 और 8 का। लेकिन जो वैलेंस ऑर्बिट है
ये एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का अट्रैक्शन है, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन का अट्रैक्शन है। अब इमेजिन करो एक जनो दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इतना अट्रैक्ट करेंगे, दो कर रहे हैं तो थोड़ा नजदीक आ जाएगा, और तीन कर रहे हैं तो और नजदीक आ जाएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये अगर ऐसे होगा तो मैग्नीशियम वाला थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा। क्यों? बिकॉज यहां पर दो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है। अब यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक दो तीन, तो इसका अट्रैक्शन और नजदीक होगा, और नजदीक होगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। सपोज आपने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन 14, सिलिकॉन 14, तो सिलिकॉन में क्या होगा? 2,8,4, तो वैलेंस शेल में क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका साइज इतना होगा, तो इसका और कम, उसका और कम, सिलिकॉन का और कम। सिलिकॉन के बाद क्या आएगा? फास्फोरस, फास्फोरस का और कम, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर का और कम, सल्फर के बाद 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, सल्फर के बाद क्लोरीन 17, ऑर्गन 18। मतलब अब ये फास्फोरस का क्या होगा? 2,8,5, सल्फर का 2,8,6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, इसमें 2,8,7, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 2,8,8, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। तो सब में 3-3 ऑर्बिट है, लेकिन ऑर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है। तो इसका ऐसा है, ये ऐसे हो गया, 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 ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, वैलेंस ऑर्बिट और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। तो ये अगर सोडियम होगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे साइज क्या होते जाएगा? उसका कम होते जाएगा, भले ही सब में ऑर्बिट कैसे सेम है, और ऑर्बिट अलग अलग है, फिर तो ऑब्वियस है, जिसमें ऑर्बिट ज्यादा उसका साइज ज्यादा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है।